हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। जी, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लेसन ऑल टीचिंग एग्जाम पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा विजन जैसा कि आपको पता है सीटेट एमपीटेट 2020 आपके लिए अभी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं जो 5-6 क्लासों में समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार लगातार हम आपको बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी, गणित सभी विषयों की सब्जेक्ट वाइज बैक टू बैक क्लासें लेते आएंगे। इससे आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे और पेडागोजी संबंधित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज आपको गद्य शिक्षण विधियाँ और पद शिक्षण विधियाँ और आगमन विधि, निगमन विधि के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली बताई थी, मूल्यांकन विधि भी बताई थी, संरचनात्मक आगमन विधि बताई थी। चलिए आपने इसका दोहराया होगा, मैं जानता हूँ आप लोग सीरियसली पढ़ाई को ले रहे होंगे, क्योंकि यदि आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो कॉन्फिडेंस को हाई रखना होगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखना होगा। इससे अच्छा मौका आपके पास कहीं भी और कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस बहाने पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना जाना है, ना मूवी देखने जाना है, ना कहीं पार्क में जाना है, अपने घर में है। टाइम टू टाइम खाना मिल रहा होगा, सब टाइम टू टाइम हो रहा होगा, बस आपको स्टडी करना है। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इसको समझ गए तो आप निकल जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्य शिक्षण। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें और पूरा वीडियो देखें। आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। 1-2 नंबर के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पूरे डिटेल में बताते चलेंगे। गद्य शिक्षण। गद्य का सर्वप्रथम वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। गद्य का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। गधात्मको यजुः। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? गधात्मको यजुः, मतलब वर्णन यजुर्वेद में, गद्य का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद गद्य की परिभाषा जो छंद से रहित विधा हो गद्य कहलाती है। इसमें छंद से रहित है। वृत्तबंधो जितः गधम विश्वनाथ अपागबंध रचनम कथम दांडी, मतलब विश्वनाथ ने गद्य की परिभाषा दी है। वृत्तबंधो अजितः और दांडी जी ने कहा है अपाद बंध रचनम गद्यम। गद्य कविनम निष्कम बदती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य कविनम निकंशम बदाती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य को कवियों को क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि या शब्द उच्चारण करना होता है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्द भंडार, मतलब वोकेबुलरी को बढ़ाना होता है या शब्द उच्चारण का सही सटीक आना चाहिए। गद्य शिक्षण में प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। गद्य शिक्षण प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है? विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होना चाहिए। गद्य 2 प्रकार के होते हैं, कथा और आख्यायिका। गद्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, कथा और आख्यायिका। कथा अवंती सुंदरी कथा। आख्यायिका क्या है? हर्षचरितम। कथा क्या है? अवंती सुंदरी कथा है एक। आख्यायिका क्या है? हर्षचरितम। गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आदर्श वाचन। देखो क्वेश्चन आ जाएगा, गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है? आदर्श वाचन। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि काठिन्य निवारण विधि, मतलब जो कठिन टॉपिक हैं उनको निवारण, मतलब उनको सॉल्व करने की विधि काठिन्य निवारण विधि, ये गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। मतलब गद्य काठिन्य निवारण मतलब जो आपकी कठिनाई, आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दे। तो आपको क्या सॉल्व कर देंगे तो सारा सारांश आ जाएगा। सारांश ही जिस चीज का मेन सारांश होता है वो इसकी आत्मा होती है। काठिन्य निवारण गद्य की क्या है? आत्मा है। गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की 3 विधियां होती हैं, उद्बोधन विधि,
टीका विधि और स्पष्टीकरण विधि क्या क्या है। अब क्वेश्चन आ जाएगा टीका विधि किसकी विधि है, गद्य शिक्षण विधि की, आगमन विधि की, निगमन विधि या पद विधि, पद शिक्षण विधि की। तो आप बोल देंगे टीका विधि गद्य शिक्षण की विधि है। कौन कौन है, उद्बोधन, उद्बोधन करना, टीका विधि, स्पष्टीकरण। चलिए आप उनको डिटेल में पढ़ते हैं। उद्बोधन विधि, इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञान इंद्रियों को प्रेरित करना। मतलब उद्बोधन करना, उद्बोधन करते हैं ना अपन किसी चीज को, तो अपनी क्या ज्ञान इंद्रियों को, आंख नाक कान सब उद्बोधन करते हैं, हर चीज उसको देखती है, सुनती है, परखती है। ठीक है, चलिए उद्बोधन विधि, इस विधि को पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्त, अभिनय आदि साधन काम में लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो रहा है, सामने चित्त बनाते हैं, सामने देखते हुए बनाते हैं। प्रतिकृति अभिनय करते हैं मंच पर कोई भी, आदि साधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। मतलब क्लास में टीचर छात्र से कहता है इस चैप्टर पढ़ो, उसी से उसका अर्थ पूछता है, अर्थ बताओ इसका क्या होगा, तो वो उद्बोधन। जब अर्थ बताएगा तो अपनी विचार दिमाग ज्ञान के जरिए बताएगा, तो उसमें क्या उसकी सारी इंद्रियां खुल जाएंगी। टीका विधि, इस विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। जैसे पंडित लोग कथा वाचते हैं ना, भागवत में से प्रवचन देते हैं ना, प्रवचन बोलते हैं कथावाचक, इसे टीका विधि ही है वो प्रवचन विधि। यह विधि उच्च स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। इस विधि में शब्द की व्युत्पत्ति, संधि, समास, कारक, प्रकृति, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। इस विधि में संधि होती है, समास होती है। छोटी क्लास में क्या होता है, ये व्याकरण के रूप बन जाते हैं। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, विलोम सब पर्यायवाची शब्द क्या है व्याकरण में आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व कराया जाता है। क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ के जाते हैं, इसलिए बड़ी क्लास में चीज़ों को पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आज बच्चे को आता है, इसलिए यहाँ पे टीका विधि उच्च क्लास के लिए है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा टीका विधि किस स्तर के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर, प्राइमरी लेवल, माध्यमिक स्तर, इस लेवल के लिए उच्च माध्यमिक स्तर की है। यह समन्वित विधि का रूप है। यह किस विधि का रूप है, समन्वित विधि का रूप है। स्पष्टीकरण विधि, इस विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी पैराग्राफ का प्रसंग निकालते हैं, संदर्भ निकालते हैं, स्पष्टीकरण कहते हैं उसका। ठीक है, इस विधि की तुलना करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, अंतःकरण अंदर तक जाते हैं उस चैप्टर की। समास की बहुलता किस शिक्षण में पाई जाती है, गद्य शिक्षण में पाई जाती है। समास की बहुलता किसमें पाई जाती है, समास, सबसे ज्यादा समास का प्रयोग होता है गद्य शिक्षण में। आ जाए क्वेश्चन, समास की बहुलता किसमें पाई जाती है, गद्य शिक्षण, पद शिक्षण में, या आगमन, निगमन या भंडारण विधि किसमें पाई जाती है, गद्य शिक्षण विधि में। गद्य के 4 भेद हैं समास के आधार पर, याद रखना, गद्य के 4 भेद समास के आधार पर। उत्कालिक गद्य जिसे सर्वाधिक समास में पाए जाते हैं। चूड़क गद्य अल्प समास युक्त गद्य होता है, इसमें थोड़ा कम रहते हैं। मुक्तक गद्य समास रहित गद्य, मतलब इसमें समास नहीं रहता है। वृत्तगंधी गद्य ऐसा गद्य का प्रकार जो लय के अनुसार पढ़ाया जाए। क्या क्या हो गया, उत्कालिक गद्य, चूड़क गद्य, मुक्त गद्य और वृत्तगंधी गद्य। आइए चलिए पढ़ते हैं पद शिक्षण विधि। पद शिक्षण, इसी को काव्य शिक्षण बोलते हैं, याद रखना, पद शिक्षण को ही काव्य शिक्षण बोलते हैं। पद का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। देखो, पद का ऋग्वेद में मिलता है, गद्य का यजुर्वेद में मिलता है। पदात्म को ऋग्वेदः, पदात्म ऋग्वेदः, पद की परिभाषा जो छंद से युक्त विद्या हो पद कहलाती है। जो छंद से युक्त हो वो विद्या पद कहलाती है। वाक्य रसात्मक काव्यम, मतलब विश्वनाथ आनंद ने कहा है वाक्य रसात्मक काव्यम, जिसमें जिस वाक्य में रस की प्रधानता हो वही काव्य शिक्षण है, वही पद शिक्षण है। सर्वप्रथम संपूर्ण पद से युक्त वेद, देखिए सामवेद है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। सर्वप्रथम संपूर्ण पद, मतलब ये सामवेद में पूरे पद ही पद दिए गए हैं। ठीक है, मंत्रों का वेद ऋग्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र मिलेंगे। संगीत का वेद सामवेद, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। जादू टोने का वेद अर्थवेद को कहते हैं। अर्थवेद 4 होते हैं वेद, देखो
यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। देखो पद संपूर्ण होता है। मंत्रों का वेद ऋग्वेद होता है, संगीत का वेद सामवेद, सारे संगीत कलाएं हैं। जादू टोने का अर्थवेद, और गद्य व पद से मिश्रित वेद, देखो गद्य और पद दोनों से मिलकर बना है यजुर्वेद। कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, काव्य का रसन, सौंदर्य अनुभूति, भाव अनुभूति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का उद्देश्य। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति करना और सौंदर्य अनुभूति और भाव अनुभूति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का उद्देश्य है। काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब दिखाई दे, श्रव्य मतलब सुनाई दे। काव्य दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। देखो डायग्राम समझिए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के दो रूप हैं, रूपक और उपरूपक। ठीक है। श्रव्य के क्या है? गद्य, पद और चंपू। गद्य, पद और चंपू अपन सुनते हैं। गद्य क्या? गद्य में क्या चीजें बताई थी हमने? कथा और आख्यायिका। ठीक है, कथा और आख्यायिका। और पद क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य। महाकाव्य किस में आता है? पद में। पद में क्या क्या है? पद में महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य। ठीक है। महाभारत क्या है? महाकाव्य है। खंडकाव्य हो गए, ये मुक्तकाव्य हो गए। चंपू, चंपू और नल चंपू। चलिए हम आपको बताते हैं नल चंपू चंपू क्या होते हैं। ठीक है। गद्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन शास्त्र वाचन करना चाहिए। स्वर के साथ वाचन होना चाहिए। स्वर वाचन होता है। पद शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार भावबोध या भाव विश्लेषण। पद शिक्षण सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार क्या है? भावबोध या भाव विश्लेषण। मतलब भाव युक्त होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए उनमें। ठीक है, फीलिंग उसका विश्लेषण करना चाहिए। पद विधि, देखो पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, काठिन्य निवारण विधि। और पद शिक्षण की क्या थी? गद्य शिक्षण क्या थी? काठिन्य निवारण विधि। काठिन्य निवारण विधि को ही उसने गद्य की आत्मा कहा था। और पद शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन कौन सी है? दंडान्वय, खंडान्वय और काठिन्य निवारण विधि। पद शिक्षण की 8 विधियां हैं। गीत विधि, भाषा अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, भाष्य विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि। आप इन विधियों 8 के नाम सुनकर घबरा गए होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल विधि है। चलिए मैं आपको बताते हैं। गीत विधि प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ है। इससे पद्यांशों को लयबद्ध या संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को इसमें लय के माध्यम से पढ़ाते हैं। कहानी पढ़ाते हैं, वो पद्य में आ जाती है, कहानी के साथ। ठीक है। पद में इस पद्यांश को लयबद्ध, लय से पढ़ाते हैं, स्वर में, यह संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषा अनुवाद विधि, भाषा अनुवाद विधि को ही अर्थबोधन विधि भी कहते हैं। याद रखना, भाषा अनुवाद विधि को ही अर्थबोधन विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा पद्यांश के शब्दों का अर्थ किया जाता है। देखो ग्रामर में क्या कहते हैं? इस विधि को लय के माध्यम से पढ़ाते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं, अर्थ करते जाए, फिर व्याख्या करते हैं। व्याख्या विधि शंका समाधान के लिए काम में आती है। इस विधि में एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, बाद में श्लोक का अर्थ करवाया जाता है। इस विधि में व्यंग्यार्थ, लक्षार्थ एवं दार्शनिक पक्ष पर बल दिया जाता है। ठीक है। पहले क्या करेंगे? लय से उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके शब्दों का अर्थ बताएंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि इसमें ये चीजें दी गई थी। इस विधि में व्यंग्यार्थ, लक्षार्थ या दार्शनिक पक्ष पर बल दिया जाता है। भाष्य विधि, देखिए भाषा अनुवाद विधि को ही अर्थबोधन विधि कहते हैं। याद रखना, पद शिक्षण विधि कितनी 8 होती हैं, याद रखना। नंबर पूछ लेते कभी कभी, 8 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है। और मेन कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? दंडान्वय, खंडान्वय और काठिन्य निवारण विधि है। चलिए भाष्य विधि बातें हैं। उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ। भाष्य विधि क्या है? उच्च स्तर, प्राइमरी माध्यमिक उच्च स्तर के लिए है। इस विधि में कथा के समान दृष्टांतों का स्पष्ट अध्यापन कराया जाता है। ऐतिहासिक उदाहरणों की प्रधानता होती है। ऐतिहासिक जो 1800-1900 शताब्दी के होते हैं, उन चीजों को पढ़ाया जाता है। जो उच्च विधि उच्च स्तर पे होती है, जो कॉलेज लेवल पे होती है। तुलना विधि
विस्तृत श्लोक के भाव वाले समान श्लोक को बताया जाता है। मतलब कोई श्लोक पढ़ा दिया है और फिर उसके दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं, तो उस दोनों श्लोक की तुलना करते हैं, ये तुलना विधि हो गई। इस विधि में काव्य सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त होती है। काव्य की सौंदर्य की अनुभूति होती है। समीक्षा विधि काव्य की भाषा के साथ साथ भाषा शैली, छंद, अलंकार, कथा आदि को दूसरे कवियों की भाषागत विशेषता से तुलना की जाती है। इसमें समीक्षा करते हैं। काव्य की भाषा के साथ साथ भाषा शैली, छंद, अलंकार, कथा आदि को दूसरे कवियों की भाषागत विशेषता से तुलना की जाती है। इस विधि में गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। इसमें देखो दूसरे कवि की अपने वाले कवि से दूसरे वाले कवि की तुलना करते हैं, फिर उसकी विवेचना करते हैं। विवेचना में पता चल जाता है कि ये कवि इस चीज का उपयोग कर रहा है, अलंकार छंद का उपयोग कर रहा है, ये कवि अलंकार छंद रस सबका यूज कर रहा है। मतलब इसकी विवेचना करते हैं, समीक्षा करते हैं। दंडान्वय विधि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, पूछ लेते हैं। सीटेट एमपीटेट में तो कई बार पूछ चुके हैं। चलिए देखते हैं। दंडान्वय विधि इसी का उल्टा रूप होता है खंडान्वय विधि का। चलिए पढ़ते हैं। दंडान्वय विधि, दंड का अर्थ होता है वाक। देखिए दंडान्वय, दंड का अर्थ होता है वाक, दंड वाक, वाक्य का अर्थ है वाक्य का अन्वय करना, वाक्य का अन्वय करना। काव्य शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व है। काव्य शिक्षण को ही पद शिक्षण बोलते हैं। मतलब पद शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व है। ठीक है। संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडान्वय विधि कहलाता है। क्या बोले हैं? संपूर्ण श्लोक का, जितना भी पूरा श्लोक है उसका पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडान्वय विधि कहलाता है। इस विधि में छात्र स्वयं ही शिक्षक की सहायता से श्लोक के प्रधान अंशों को खोजता है तथा बाद में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्याकरण संबंधित प्रश्नों की खोज करता है। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट बच्चा खुद करके सीखता है। जो चीज खुद करके सीखी जाती है वो अधिक टाइम तक अपने दिमाग में स्थायी रहती है। इसलिए इस दंडान्वय विधि को सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें छात्र निष्क्रिय तथा अनुशासनहीन रहेगी, क्योंकि छात्र स्वयं करेंगे तो आपस में शोरगुल करेंगे, इसलिए वो अनुशासनहीन हो जाती है। ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, विधि अमनोवैज्ञानिक है। इसको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने इसको अमनोवैज्ञानिक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि, इसमें सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। इस खंडान्वय विधि में क्या है? इस वाक्य दे देते हैं, पद दे देते हैं, पूरे पद में से इसमें से क्या कहते हैं? प्रधान वाक्य को ढूंढते हैं। इसमें मेन वाक्य क्या है? इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्नों के स्थान पर पाठ्य विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्नों के स्थान पर पाठ्य विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र सक्रिय तथा अनुशासित रहेगी, क्योंकि एक एक करके प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा सोच कर अपने दिमाग से जो आंसर देता है वह उसमें बच्चा सक्रिय रहता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद सोचना है, फिर खुद बताना है, वो अनुशासन बताता है। यह विधि मनोविज्ञान है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको मनोवैज्ञानिक माना है। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञान छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है वो अनुशासित रहता है और सक्रिय रहता है। क्यों? क्योंकि टीचर फेस टू फेस एक एक करके सवाल पूछता है। व्याकरण शिक्षण। व्याकरण की व्युत्पत्ति वि धन आ धन क्र धन लेट, वि धातु लुट प्रत्यय से मिलकर बना है। वि धन आ धन क्र धन लुट। ठीक है। लुट क्या है? लुट प्रत्यय होता है। आपको सारे प्रत्यय पढ़ाएंगे जब आपको समझ में आए, बस इतना रखना। व्याकरण में वि धातु लुट प्रत्यय, इसमें कृत प्रत्यय लुट प्रत्यय, दो प्रत्यय मिलकर बना है, कृत और लुट। पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। पतंजलि जो थे कवि, उन्होंने व्याकरण को शब्द अनुशासन की संज्ञा दी। व्याकरण को क्या कहा गया है? शब्द अनुशासन, शब्द को अनुशासन में रखते हैं। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहते हैं।
व्याकरण को व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहते हैं। व्याकरण को शब्द की शुद्धि और शुद्धि का शास्त्र कहते हैं। व्याकरण को याद रखना, ये टॉपिक पॉइंट है ये। व्याकरण को शब्द की शुद्धि और शुद्धि का शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य शब्दों की शुद्धि और शुद्धि का ज्ञान करना ही है। व्याकरण किस लिए बनाई जाती है? व्याकरण इसलिए तुम एक वाक्य पढ़ो तो उसमें शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या गलतियां हैं, क्या सही है, इसकी पता लगाने के लिए किया जाता है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान नियमितीकरण, नियम से पढ़ना है। नियमितीकरण मतलब नियम से पढ़ना है। व्याकरण शिक्षण के 5 सोपान हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। कौन कौन? रक्षो, आगम, लघु, संदेह। लघु असंदेह, रक्षा, ऊह, आगम, लघु असंदेह। व्याकरण के 5 सोपान अवस्थाएं या 5 स्टेज हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु असंदेह। संस्कृत में कुल 18 सोपान होते हैं। संस्कृत में व्याकरण के 18 सोपान होते हैं। याद रखना। व्याकरण शिक्षण की विधियां 8 हैं। व्याकरण शिक्षण की 2 विधियां प्राचीन अर्चनीय। देखिए, प्राचीन विधियां परंपरागत विधि, कंठस्थीकरण विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, भाषा ससंग्र विधि और आगमन विधि, निगमन विधि। बिल्कुल सरल है, आपको ही पढ़ने में 8 लगे, 8 टफ है, ये बिल्कुल नहीं, वैसे ही हैं जैसे अपन ने अभी पद शिक्षण की 8 विधियां पढ़ी हैं, सेम टू सेम वैसी हैं। चलिए देखते चले। देखो, व्याकरण स्मृतः मुखम, परंपरागत विधि। इस विधि के अंतर्गत गुरुकुल पद्धति द्वारा व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करवाया जाता है। जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे वो परंपरागत विधि कहलाती है। इस विधि में पतंजलि के आगमन निगमन विधि के आधार पर अध्ययन करवाया जाता है। इस विधि में अष्टाध्यायी के सूत्रों को कंठस्थीकरण कर, देखो कंठस्थीकरण संस्कृत में पॉजिटिव वर्ड होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको कंठस्थी वर्ड दिया जाता है वो ऑप्शन आपका सही माना जाता है। और सारे सब्जेक्ट में कंठस्थीकरण नेगेटिव वर्ड होता है। आपके लिए एक नेगेटिव पॉजिटिव डोंट डू वाली वीडियो लाएंगे, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जल्दी से लाएंगे, देखना आप। इससे आपको और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं। कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था, ना कि अर्थबोधन पर। पतंजलि ने प्रकृति प्रत्यय पर विशेष बल दिया। पतंजलि ने किस पे? प्रकृति प्रत्यय पर अधिक बल दिया। आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। यह व्यक्तिगत अन्वेषण विधि है। इसमें व्यक्ति खुद करता है, खोज करता है। अन्वेषण मतलब खोज करना, याद रखना इस वर्ड को। आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। उदाहरण से नियम की ओर। कहाँ से? उदाहरण, पहले बच्चों को उदाहरण करा जाता है, फिर नियम करा जाता है। निरीक्षण, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो बच्चे का पूर्व ज्ञान रहता है उससे जोड़कर उसको नवीन ज्ञान दिया जाता है। नियमितीकरण, सरल से कठिन, मतलब नियमितीकरण नियम से पहले सरल बनाएंगे, उसके फिर उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, उसके बाद उसको कठिन सवाल दिए जाएंगे। परीक्षण, स्थूल से सूक्ष्म, मतलब उसको जो सामने प्रत्यक्ष चीजें उसको फिर वो चीजें पढ़ाएंगे, फिर उसको सूक्ष्म चीजों के बारे में शिक्षा देंगे। चलिए आगे। यह विधि रोचक है। नूतन नियम से सामान्य ज्ञान की, मतलब जो नूतन नियम रहता है, बिल्कुल हल्का नियम रहता है, उससे सामान्य ज्ञान की ओर ले जाते। छात्र सक्रिय रहते हैं और कक्षा अनुशासित। क्यों? क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है तो बच्चा सक्रिय हो जाता है और अनुशासित हो जाता है। वो मन लगा के चीजों को पढ़ने लगता है, वो खुद करके करता है। जो बच्चा खुद करके करता है, हम आपको बार बार बताते हैं, जो बच्चा खुद करके करेगा वो अधिक समय तक रहेगा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज रहेगी। जिस ऑप्शन में बच्चा खुद अन्वेषण कर रहा हो तो वो चीज पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको आपको सही क्लिक करना है। निगमन विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि है। इसके भी 4 सोपान हैं। नियमों से उदाहरण की ओर, इसमें क्या जाते हैं, पहले बच्चे को फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। मगर आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसको फॉर्मूला बताए जाते हैं। नियम बोधन,
अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसमें क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज नहीं पता हो वो चीज बताते हैं, फिर उसको ज्ञात कराते हैं। नियम स्पष्टीकरण में कठिन से सरल की ओर, इसमें सबसे पहले बच्चे को कठिन दिया जाता है, फिर उसको सरल बताया जाता है। फिर नियम परीक्षण सूक्ष्म से स्थूल की ओर चले जाते हैं, मतलब आगमन विधि का सीधा उल्टा है। ठीक है, निगमन विधि। नियम सत्यापन नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, निगमन नियम से उदाहरण की ओर, आगमन से उदाहरण से नियम की ओर, सेम टू सेम बिल्कुल उल्टा है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं और कक्षा अनुशासन रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा का मन नहीं रहता, बोरिंग होता है, इसलिए बच्चा निष्क्रिय रहता है, सुनता रहता है बस। भाषा ससंग्रह विधि, इस विधि के अंतर्गत व्याकरण तथा अनुकरण के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण तथा अनुकरण मतलब देख के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है, देख के। समवाय या सहयोग विधि, इसी को समवाय बोलते हैं, इसी को सहयोग विधि बोलते हैं, याद रखना। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य पद्य रचना नाटक कथा के अध्ययन के साथ दिया जाता है। समवाय सहयोग विधि क्या होती है? क्योंकि पहले बच्चों को व्याकरण पूरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। पहले उसमें क्या करते हैं, गद्य पद में जो व्याकरण रस छंद अलंकार प्रत्यय जो चीजें आ रही हैं उसी में उसको समझाते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1000 प्रश्न आती है ह्यूरिस्टिक विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रवर्तक जरूर याद रखना है। इस विधि को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। अन्वेषण मतलब खोज, अन्वेषण मतलब खोज करना। इस विधि में बालक स्वयं शब्दों की खोज करता है। यह विधि सीखो नामक सिद्धांत पर काम करती है। इसमें बालक स्वयं करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक जो स्वयं करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट खोज कहलाती है और विधि कहलाती है। अन्वय व्यतिरेक विधि, इस अन्वय व्यतिरेक विधि, इस विधि में काव्य शिक्षण के अन्वय को आधार मानकर प्रत्येक शब्द का व्याकरण दृष्टि से टुकड़े मतलब खंड करके व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। अन्वय व्यक्तिकरण में क्या होता है? इस विधि में काव्य शिक्षण के अन्वय को आधार मानकर प्रत्येक शब्द का व्याकरण दृष्टि से टुकड़े मतलब अलग थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है, मतलब व्याकरण को पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार यह आपका टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस नोट का स्क्रीनशॉट ले लें और 1-2 बार रिवीजन करें और स्वयं इसका नोट्स बनाएं, ताकि आप खुद से अपने हाथ से लिखेंगे तो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके लिए हर दिन की तरह एक नया मोटिवेशन लेके आए हैं। चलिए बताते हैं। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। हर इंसान की लाइफ में एक नया परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि परिवर्तन आपकी लाइफ में होता है तो आप उसमें दुखी मत हो, उसमें एक नया अवसर को ढूंढें। आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। नए अवसर को देखें और उसमें लग जाएं, उसके पीछे रोए नहीं, रो के ना बैठ जाए हाथ में धर के, कुछ नहीं होगा। कितना भी रोए इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप रोएं, चाहे गाएं, चाहे हंसें, चाहे सोएं, कुछ भी करें, आदमी सिर्फ आपकी सक्सेस देखता है। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर नोट खुद बनाएं, आगे पढ़ते जाएं। आई होप 130 का हमारा जो विजन है वो कंप्लीट करना है 2020। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।